नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 28 नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सॉरी, अभी एक मेल आ गया था और मैं भी खुद ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा था कि 3 दिन हो गए मेरे को बैक टू बैक बोलते कि मैप डिस्कस करेंगे, ये मैप है, लास्ट में देखेंगे, और फिर लास्ट में वीडियो को जल्दी अपलोड करने के चक्कर में फिर वो दिमाग से ही निकल जाती है कि हाँ जी, हमने मैप तो डिस्कस ही नहीं किया। तो आज मैप ज़रूर देख लेंगे। तीन चार मैप हमारे बच रहे हैं। एक तो देखो बासन चार आइलैंड वाला, एक सोलोमन आइलैंड वाला, एक गल्फ ऑफ कच्छ में आज एक और इवेंट इंसिडेंट है जहाँ पर दो फॉरेन कार्गोज का क्लैश हो गया और उसकी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अभी तक कोई फैटेलिटी तो नहीं आई है नज़र में, पर डैमेज हो गया है 2 वेसल्स का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। खैर, नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। सबसे पहले देखो, सबसे पहली तो न्यूज़ है कि ट्रैवल बैन से अभी थोड़े से जो रिमूवल या फिर रिलैक्सेशन करने की बात चल रही थी 15 दिसंबर से, अभी रिव्यू किया जा रहा है कि भाई अभी कोविड का जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट अभी पता पड़ा है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसके चलते रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को अगर फिर से अब आप फिर से अलाउ करते हो तो उस केस में अभी रिव्यू चल रहा है। तो वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसी चीज़ को हम एक्सटेंड करते हुए देखेंगे वैक्सीन इनइक्विटी, कि कैसे अफ्रीका में फर्स्ट डोज भी नहीं मिल पाई है 11% से ज़्यादा लोगों को, जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स में देखोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है वैक्सीनेशन की। इसके अलावा और कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं जिसको हमें डिटेल में देखना हो। इसके आगे एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर है कि आप देख सकते हो, रतन पी वातल, ठीक है, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रतन पी वातल, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिससे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को एक्सपीडिशियसली किया जा सके। दैट मीन्स स्पीड से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसमें पार्लियामेंट का ये सारा सिस्टम आपको पता ही है जो चल रहा है, ठीक है ना। तो उस प्रोजेक्ट को स्पीड से कंप्लीट करने के लिए एक रिव्यू कमेटी, ओवरसाइट कमेटी स्टैब्लिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उस कमेटी का चेयर कौन कर रहे हैं? रतन पी वातल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है, वातल कमेटी या रतन पी वातल कमेटी अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्या है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। इसके आगे हम देखेंगे, ये देख सकते हो अफ्रीका में अभी तक सिर्फ 11% पॉपुलेशन को ही वैक्सीनेशन मिल पाई है। तो इन इक्विटी बहुत ज़्यादा है। हम जहाँ पर कोवैक्स प्रोग्राम की बात करें WHO की, वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर जिन IPR रेगुलेशंस की हम बात करते हैं ट्रिप्स के अंडर में, WHO के तहत, WHO के अंडर में, तो उनको रिलैक्स कराने के लिए साउथ अफ्रीका और इंडिया ने ऐसे ही थोड़े ना रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि इधर अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और जब तक अब ये एग्जाम्पल साबित हो गया कि नहीं, कि जब तक अफ्रीकन कंट्रीज सेफ़ नहीं है या फिर पूरे वर्ल्ड का एक एक इंडिविजुअल सेफ़ नहीं है, वैक्सीनेट नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी सेफ़ नहीं है। और यही चीज़ अब ये फिर से साबित कर दिया है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट ने, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे MSP को लेकर के एक न्यूज़ है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कल हमने न्यूज़ देख ली थी मल्टी पुअर्टी इंडेक्स की, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ी डिटेल लेने की कोशिश करेंगे अलग अलग स्टेट्स में। इसके आगे फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ओपिनियन पेज पे पी चिदम्बरम जी का जो आर्टिकल है उसमें बिग रिच एंड अनअकाउंटेबल, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी बचे हुए जो पेपर्स हैं, जो पेजेस हैं, उनकी डिटेल हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में वीडियो को। फर्स्ट हम आए फ्रंट पेज पे। देखो, ओमिक्रॉन वेरिएंट से अभी आपको पता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको डिक्लेयर कर दिया गया है WHO के द्वारा। तो इस केस में अभी मुद्दा ये है कि वैक्सीनेशन कवरेज कितना है कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, इनइक्विटी देखने को मिलेगी। एशिया 62% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज मिल चुकी है, जबकि 48% को सेकंड मिल चुकी है। यूरोप में 62% को मिल चुकी है, टोटल पॉपुलेशन के जितने भी 62% पॉपुलेशन है वहाँ की, उनको फर्स्ट डोज। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा देख सकते हो आप, और अफ्रीका में आप देखो केवल 11%। ये सबसे ज़्यादा कंसर्न की बात है कि कितनी ज़्यादा इनइक्विटी यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के चल रही है, ठीक है। WHO का जो कोवैक्स प्रोग्राम है वो भी देखो एडिक्वेटली या फिर अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, जितनी ज़रूरत थी उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। अफ्रीका में केवल 11% पॉपुलेशन ही ऐसी है जिसको
फर्स्ट डोज मिली है और केवल 72% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको सेकंड डोज मिल चुकी है। तो सवाल क्या आ रहा है कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज जब तक सेफ़ नहीं है तो क्या वर्ल्ड सेफ़ है क्या? और फिर से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ने क्लियर कर दिया है जी, जब तक एक भी इंडिविजुअल सेफ़ नहीं है तब तक कोई भी सेफ़ नहीं है, ये चीज़ मान के चलो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बीच में जो बातचीत चल रही है, अभी फार्मर्स हैं वो अपनी तरफ से लगातार दबाव बना रहे हैं सरकार पे कि भाई एमएसपी को भी लीगल बैकिंग दो। 6 डिमांड्स और रखी गई है ना फार्मर्स के द्वारा। ये बोल रहे हैं कि हम हमारे जो प्रोटेस्ट साइट्स हैं उनको तभी खाली करेंगे जब हमें हमारी 6 डिमांड्स और फुलफिल होगी तो। और इसके लिए सरकार पहले तो नहीं बोल रही थी कि हम बिल्कुल भी कुछ नहीं एक्शन लेंगे, पर अभी रिटर्न एक गारंटी देने के लिए तो रेडी हो गई है सरकार। तो सबसे पहले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर जाने, डिटेल अगर जाने, तो एमएसपी देखो हमारे यहाँ पर 1965 में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम का वो परिस्थितियाँ थी जब हमारे यहाँ पर जय जवान जय किसान जैसे नारे चल रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिए हुए। परिस्थिति ये थी, खाने के लिए दाना नहीं था, फूड डेफिसिट कंट्री थे, अमेरिका से हमारे लिए खाना आया करता था और वो लाल गेहूं इतने घटिया क्वालिटी के कि रबड़ की तरह रोटियां एकदम खिंच जाती थी। ठीक है, तो ऐसे में हमने खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की जब शुरुआत की तो उसके पहले 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, उसके पहले जो परिस्थितियाँ थी तब ये कहा था कि फूड ग्रेन ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स प्रोड्यूस करें, उनको एनकरेज किया जाए। इसके लिए एमएसपी दी गई थी कि आप करो खेती, हम आपको गारंटीड पैसा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे पूरी की पूरी। ऐसे में शुरुआत में केवल चावल और गेहूं, पेडी एंड वीट, इनको देखो एमएसपी के अंडर में लिया गया था। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, अब 23 क्रॉप्स हैं जिनके लिए एमएसपी डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट। इसमें 7 तो सीरियल्स हैं जिसमें पेडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, बाजरा हो गया, बार्ली, जो या फिर रागी, इनके लिए 5 पल्सेज हैं जिसमें ग्राम, तुर, मूंग, उड़द और लेंटिल हो गई पांचों। फिर 7 ऑयल सीड्स हैं जिनमें आप देख सकते हो ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड या फिर और इसके अलावा सोयाबीन और सेजमम, इसके अलावा सनफ्लावर, सेफ्लॉर या फिर नाइजर सीड, ये हो गए 7। फिर 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जिनमें कोपरा मतलब खोपरा, कोकोनट, ठीक है, इसके अलावा शुगर केन और कॉटन और रॉ जूट। ऐसे करके टोटल 23 क्रॉप्स हैं जिनके लिए एमएसपी डिक्लेयर करती है। पर हाँ, ये बात ठीक है, सरकार केवल खुद जो खरीदारी करती है वो केवल चावल और गेहूं की ही करती है। एमएसपी 23 की डिक्लेयर की जाती है। इसके आगे अगर देखें, फार्मर्स की जो डिमांड है वो ये है कि जी आप हमें C2 प्लस 50%, ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्टिंग है कि कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती है तो उसमें C2 का मतलब अगर आप समझें तो इसका सीधा स्टेटमेंट ये निकलता है कि एग्रीकल्चर में जो कॉस्टिंग लगती है उसमें वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं A2 का मतलब तो हो गया कि जितना भी कैश खर्चा होता है ना, जितना भी खर्चा फार्मर के पॉकेट से लगता है, चाहे इनपुट पे लगे चाहे कुछ भी हो, जैसे बीज खरीदे, खाद खरीदा, फर्टिलाइजर खरीदा, तो वो A2 कॉस्टिंग में आ जाता है। ठीक है, अब A2 में अगर आप FL और जोड़ दो, A2FL, तो ये कॉस्टिंग बन जाएगी जिसमें फैमिली मेंबर्स की जो लेबर लग गई, जिसकी उनको कोई पेमेंट नहीं मिली है, दैट मीन्स अनपेड लेबर को लगी हुई कॉस्टिंग में ऐड कर दोगे तो A2 प्लस FL हो जाएगा। फिर आ जाती है इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग करने की तरीका, दैट इज C2 में क्या है कि A2 प्लस FL वाला तो आ ही जाएगा, प्लस में जो इंटरेस्ट लग रहा है ना, ब्याज भी लग रहा है, जो भी फार्मर्स उधार ले रहे हैं वो भी उसमें कवर हो जाएगा। तो फार्मर्स जो है ना, इस C2 और प्लस जितना C2 है उसका 50%, तो ओवरऑल कितना हो गया 1.5 C2, 1.5 गुना जितनी भी लागत है उसकी 1.5 गुना की डिमांड कर रहे हैं। और MS स्वामीनाथन कमीशन ने भी यही कहा था कि भाई कैसे भी करके इतना इनको इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। ठीक है ना, तो मुद्दा क्या आ जाता है कि एमएसपी कैलकुलेट करने का तरीका, तो A2 प्लस FL, C2, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप और पढ़ सकते हो। मेन जो चीज़ें थी वो दिख रही। अब 5 सेकंड में मतलब 15 सेकंड में हम रिवाइज कर लेते हैं। A2 का मतलब हो गया जितना भी पैसा खर्चा लग रहा है फार्मर के पॉकेट से। A2 प्लस FL का मतलब अनपेड फैमिली लेबर भी ऐड हो जाएगी जो लग रहा है खर्चा उस पर। और C2 का मतलब ये हो गया कि A2 प्लस FL तो है ही, पर उसमें साथ में जो ब्याज भी देना पड़ता है एक फार्मर को वो भी कवर करना हो जाता है। ठीक है, तो ये है एमएसपी का मुद्दा। तो अभी तो देखो पॉलिटिक्स के बारे में आगे तो मेन चीज थी वो हमने देख ली है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन तो रिकमेंड करता है
एमएसपी की रेट्स, और कौन इसको फाइनलाइज करता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं बताओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखो सीधी सी बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देखो, मल्टी पुअर्टी इंडेक्स से मल्टीपल पुअर्टी इंडेक्स से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें यूपी, बिहार और एमपी के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। ठीक है, तो हाईएस्ट पुअर्टी कहाँ कहाँ पर प्रेवलेंट है ये आप देख सकते हो। डार्क शेडो वाले एरिया हो गए, और लाइट वाले शेडो मतलब लोअर पुअर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप नज़र डाल सकते हो आपके सामने। सबसे ज़्यादा गरीबी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, आप यहाँ पर देखो। बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, ये तीनों यूपी के हैं, जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन का 71.88% इंडिविजुअल्स तो गरीबी के नीचे आ रहे हैं। बहराइच में, श्रावस्ती में इतना आ रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल वाइज देखते हैं, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो, यूपी में 3 डिस्ट्रिक्ट जो हमने देख लिए अभी, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, तीनों में 70% के लगभग गरीबी के रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पुअर इनको कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें स्टेट्स की बात करें तो यूपी, बिहार और एमपी तीनों में मिलाकर के 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हाईएस्ट पुअर्टी है। और वो पुअर्टी किस बेसिस पे है? मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, जो कि रिलीज की गई है नीति आयोग के द्वारा। कल हमने देख लिया था ये। केरला है, ये सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टेट है, क्योंकि केरला में आप देखो कि ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर जो पुअर्टी है, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी, वो 0% के लगभग है। देखो कोटायम करके जो डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहां पर सब लोगों को मल्टी पुअर्टी इंडेक्स में, मतलब आप कह सकते हो गरीब कंसिडर नहीं किया गया, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, इस देखो कोटायम इज एन आउटलायर डिस्ट्रिक्ट, एक भी पर्सन वहां पर गरीब कंसिडर नहीं हुआ है। इसके अलावा दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी देख सकते हो। माहे है, ये देखो पुदुचेरी के अंडर में आता है, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके आगे आप देख सकते हो कि मल्टी पुअर्टी इंडेक्स में ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो जितनी पॉपुलेशन इंडिया की है उसमें ये मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी में अगर देखा जाए तो 25.01% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का गरीबी के अंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। कोटायम की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, जहाँ पर 0% है, मतलब सब जहाँ पर गरीबी है ही नहीं। इसके आगे ये जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसमें 3 डायमेंशंस मेन है, ये हमने कल देख ही ली थी। हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, और 12 इंडिकेटर्स में डिवाइड किया है इन तीनों जो मेन डायमेंशंस हैं इनको। ठीक है, बिहार में देख सकते हो सबसे ज़्यादा गरीबी थी, कल हमने देखा था मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी, 51.91% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार। ठीक है ना, वो अभी मल्टी डायमेंशनली पुअर कैटेगरी में आते हैं। उसमें आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा गरीबी तो कहाँ पर प्रेवलेंट है? किशनगंज में। ठीक है, 64.75%, फिर अररिया में है, और फिर मधेपुरा में भी है। इसके आगे पूर्वा चंपारण और ये सारे आ जाते हैं। और लोएस्ट जो पॉवर्टी है वो बिहार में पटना में है। ठीक है जी, फिर उत्तर प्रदेश में आ गए। उत्तर प्रदेश का हमने देख ही लिया था कि श्रावस्ती 74.38% पीपल, वहाँ के लोग जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। यूपी का ओवरऑल आपको देख ही लिया, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, बहराइच का ऑलरेडी देख लिया हमने, और बलरामपुर का भी देख लिया था, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट जगह है। और इसके अलावा अगर नज़र डालें तो यूटीज़ में पुदुचेरी सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब पुदुचेरी की 4 टेरिटरीज़ हैं। ठीक है ना, एक तो यानम, ये तो कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम के पास में, थोड़ा सा डिस्टेंस से, ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, कराईकल ये आ जाता है इधर। आप देखोगे चेन्नई के नीचे आ जाता है पुदुचेरी के नीचे कराईकल। ठीक है ना, ये तमिलनाडु वाले एरिया में लोकेटेड है। और फिर पुदुचेरी खुद, ये भी तमिलनाडु वाले एरिया में लोकेटेड है। और एक माहे, ये पुदुचेरी का ही पार्ट है, पर लोकेटेड कहाँ पर है? अभी हमने देखा मैप कहाँ पर आ गया, ये केरला में। ये मैप आपके सामने है, बड़ा आसानी से समझ जाओगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लोकेटेड है। देखो बात ऐसी है, ये तो हो गया चेन्नई के नीचे मेन पुदुचेरी तो ये है, फिर पुदुचेरी के नीचे यहाँ पर है कराईकल। ठीक है, क्लियर? तो पुदुचेरी और पुदुचेरी की एक और टेरिटरी दैट इज कराईकल, दोनों तमिलनाडु वाले एरिया में लोकेटेड है। और यहाँ पर लोकेटेड है यानम। और इधर आप देख सकते हो माहे यहाँ पर, ये देख सकते हो, ये वाला लोकेशन आ गया माहे का। तो ऐसे में माहे, कराईकल, पुदुचेरी खुद और यानम, ये मिलकर के फिर पुदुचेरी यूटी बनाते हैं। तो यहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यूटीज़ में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आई है वो पुदुचेरी की है। और यहाँ पर गरीबी कितनी है?
टोटल पॉपुलेशन का केवल 1.72% पॉपुलेशन है, वो ही मल्टी डायमेंशनली पुअर कंसिडर की जा रही है। बाकी ये चीज़ कल हमने देख ही ली थी, फिर से रिवाइज कर लो। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया है, इंडिया में ये पहली बार हुआ है। रेफरेंस पीरियड लिया है 2015-16 का, और उसमें डेटा कौन सा पिक किया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। इसके अलावा इसमें मेन फोकस रहा हेड काउंट, मतलब एक एक इंडिविजुअल को काउंट करने पे, जिसमें स्टेट्स और यूटीज को और डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल के ऊपर ये चेकिंग हुई है। मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई है जो ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और साथ में यूएनडीपी के जो प्रोग्राम चलते हैं उनके हिसाब से मेथोडोलॉजी लिया, और फिर बाद में कैलकुलेशन की गई है इस एमपीआई की, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, जो कि नीति आयोग ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है। ओके, आगे चलते हैं हम। एक आगे आर्टिकल आ गया है पी चिदम्बरम जी का, इसमें देखो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डिस्कस की हुई है, पर कुछ पॉइंट मुझे ठीक लगे, वो हमें देखना जरूरी है, वो देखते हैं। देखो, बिग, रिच एंड अनअकाउंटेबल, यहां पर शुरुआत होती है कि जो पैसे वाला होता है वो अपने आप बड़ा बन जाता है, और जो बड़ा होता है वो अपने आप पैसे वाला बन जाता है। और जब ये दोनों चीज़ें एक साथ एक बंदे के हाथ में आ जाती है तो कहीं ना कहीं डेंजर सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि वो पैसे वाला भी है, बड़ा भी है, तो फिर वो अपनी अकाउंटेबिलिटी भूल जाता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी चीज़ को फोकस में लाने के लिए 1890 में जॉन शर्मन, ये एक यूएस के सेनेटर हुआ करते थे, उन्होंने पहली बार एंटी ट्रस्ट एक्ट 1890 अपनी तरफ से पास करवाया था, और उस एक्ट को बोला गया था शर्मन एक्ट। और उसमें क्या कहा था कि एक राजा अगर एक पॉलिटिकल पावर की तरह काम ना करके अपने केवल खुद के डिस्क्रिशन के बेसिस पे काम करे, पॉलिटिकल का मतलब क्या हो जाता है कि उसको फिर बाद में अपने लोगों के लिए अपनी जो कहते हैं ना जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी फिक्स अगर नहीं होती है एक राजा की, तो वो राजा की कोई रेलेवेंस नहीं रहती है। तो इस केस में कि अगर एक राजा की आप पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में सक्सेसफुल नहीं हो, तो उस राजा की कोई वहां पर अधिकार नहीं बनता कि वो प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट या कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना, इन या फिर कोई भी प्रोडक्ट कौन से जो नेसेसरी है लाइफ के लिए, बोलो उनके ऊपर उस राजा का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप देखते हो, ये राजा का एग्जाम्पल देकर के आपको पता है 1775 के बाद से तो कंटिन्यू चल ही रहा है यूएसए में तो डेमोक्रेसी, ठीक है। तो उससे लेकर ये लगभग 115 साल बाद की बात आ गई, ठीक है। तो फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑयल, एटीएनटी, इन सभी कंपनियों को बहुत हद तक पकड़ में ले लिया था वहां की सरकार ने कि भाई आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, आप मन में आए जैसे काम नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई समाज के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर आप कैसे बेसिक नेसेसिटी वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर आप लगाम लगा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। यही चीज़ अभी चाइना ने की है कि अलीबाबा, टेंसेट, दिद्दी करके जो कंपनियां हैं इनके ऊपर लगाम लगा ली चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि वर्ल्ड ओवर अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अपने अगेंस्ट में कार्रवाई देख रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो गई हैं। इसका मतलब दे हैव बिकम टू बिग टू रिच, टू बिग टू रिच एंड अनअकाउंटेबल। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, वही शर्मन एक्ट ऑफ 1890 वो याद आता है। इसी चीज को अप्लाई करना चाह रहे हैं राइटर यहां पर कि अगर हम देखें तो चाइना और रशिया दो ऐसे कंट्रीज हैं, वहां पर जो लीडर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए किसी के पास में कोई हथियार नहीं है। जैसे एक तो रशिया में व्लादिमीर पुतिन, वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अभी प्रेसिडेंट भी है वहाँ के। शी जिनपिंग जो वहाँ पे अभी अपने टेन्योर को इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर चुके हैं कि अब की बार जो इनका टेन्योर है वो तब तक है जब तक इनकी डेथ ना हो जाती है। तो ऐसे में टर्म लिमिट को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। पर अगर सवाल ये है कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद कौन है, क्या ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज का जो सिस्टम है वो, या फिर जहां पर डेमोक्रेसी है वो, तो यहां पर आंसर निकल के आता है कि अगर 10 रिचेस्ट कंट्रीज को देखें हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कैपिटा इनकम, मतलब नेशनल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो एक बंदे की इनकम आ जाती है। तो ऐसे में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज की लिस्ट देखें 10 कंट्रीज की, तो लग्जमबर्ग सबसे टॉप पे आता है, फिर आयरलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है। ये 3 आप नाम याद रखोगे। बाकी फिर नॉर्वे, यूएस, आइसलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड कतर। तो बोलिए 10 कंट्रीज हैं, और इन 10 कंट्रीज में केवल सिंगापुर को और कतर को छोड़ दो बाकी सारे के सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। इसका मतलब फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसीज में ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुली काम किया जा पा रहा है एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो कतर तो देखो मोनार्की है,
सिंगापुर ये एक क्वालिफाइड मोनार्की है, क्वालिफाइड डेमोक्रेसी है, मोनार्की भी है वहां पर और साथ में डेमोक्रेसी भी है वहां पे, ठीक है, तो इसलिए इसको बोल दिया क्वालिफाइड डेमोक्रेसी, राइट। तो इस केस में 8 कंट्रीज तो फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसीज है ना। यहां पर एक भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का मैं नाम नहीं लूंगा, राइटर ये बोलना चाह रहे हैं, बाकी ये कह रहे हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, इनका अगर नाम लिया जाए तो इन्होंने ऐसा कोई बड़े डींग नहीं आके हैं कि भाई हमने ऐसा किया, फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। कैसे? पॉलिटिक्स में एक काम की चीज है, वो ये कि इंडिया में भी अगर हम देखें तो टू बिग, टू रिच, एंड अनअकाउंटेबल, ये सिनेरियो अप्लाई होता है क्योंकि ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अब ये बीजेपी को हिट करेंगे सीधा, पर इसमें डेटा जो काम का है वो ये है, देखो जी, लोकसभा में 300 से ज्यादा सीटें है कि नहीं, बड़ी पार्टी, 1435 सीटें हैं टोटल, 4036 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों में से है बड़ी पार्टी। 17 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार चल रही है, बड़ी पार्टी हो गई। इसके अलावा अब आ जाए रिच की। रिच कैसे? अगर हम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के हिसाब से देखें, ठीक है, इसके सर्वे के हिसाब से देखें तो 2019-20 में बीजेपी ने जितना कलेक्शन ऑल पार्टीज का हुआ है ना 3,377 करोड़ का, उसमें से बीजेपी का अकेली का 2,642 करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा है। तो टू बिग पहले थी, अब टू रिच हो गई। अब बात आ जाती है कि ये पैसा आया कहां से, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अननोन सोर्सेस से आया हुआ पैसा है ये, और जिसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की गई थी, और उसकी वजह से अभी बहुत ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग आ रही है, ठीक है। तो ऐसे में आप देखो कि टू बिग, टू रिच। अब बात आ जाती है अकाउंटेबिलिटी, तो इसमें ये कि अभी रिसेंट जो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग हो रही है वहां पर कोई पार्लियामेंट्री डिबेट अच्छे से नहीं हो रहा, ऑपोजिशन पार्टीज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, पार्लियामेंट्री कमिटीज में डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये चीज यहां पर राइटर बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सीबीआई की बात करो, ईडी की बात करो, इनकम टैक्स की बात करो, एनआईए की बात करो, एनसीबी की बात करो, बोला हर जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है वो बोला अपने हिसाब से अपनी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कर रही है। तो ये चीज हमने कहां से शुरू की, कौन सी स्टेज पे इंटरनेशनली डिस्कस किया और इस चीज को अप्लाई किया डोमेस्टिकली, ठीक है। तो ये था मेन मुद्दा, इनको जिनको समझना था हमें। आगे चलते हैं। अभी देखो वर्ल्ड पेज पे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस एक बार नजर डालेंगे हम। देखो यूके ने देखो न्यू वेरिएंट के कंसर्न के चलते अभी एक अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि यूके में भी एक केस आ चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि कल तक हमने देखा था साउथ अफ्रीका था, बोत्सवाना था, हांगकांग, अब उस इजराइल, अब एक और ऐड हो गया है यूके, ठीक है। रही सही में यूके से ये जो साउथ अफ्रीका से जो वेरिएंट अभी फैलना शुरू हुआ है, तो उसमें साउथ अफ्रीका से आने वाली जितनी फ्लाइट्स हैं उनको बैन किया है ना, तो उसको लेकर के साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा बायस्ड फील कर रहा है कि भाई मतलब हमें पनिशमेंट क्यों दी जा रही है। पर सवाल ये है, हेल्थ इशू है तो सेफ्टी भी ज़रूरी है। इसके अलावा यूके के एक साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है, ये वेरिएंट जो आया है नया, ये कोई ज़्यादा बड़ा डिजास्टर साबित नहीं होने वाला, क्योंकि वैक्सीनेशन जिसको मिल गई है ना, वो मानो कि अच्छे से डिफेंड कर लेगा अपनी बॉडी का, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा खासा परफॉर्म कर लेगा। इसके आगे अब अगर देखो तो यूके में एक स्टॉर्म आया है, यूके में भी एक स्टॉर्म आया है, स्टॉर्म एरविन, जिसमें 2 जनों की डेथ हो गई है। तो आप ये नाम जरूर देखोगे, स्टॉर्म एरविन कहाँ पर आया अभी। अब आप देखो टेम्परेट रीजन की हम बात करें, वो भी कूल टेम्परेट रीजन की, ब्रिटेन की लोकेशन आप ज्योग्राफिकली देखो एकदम बिल्कुल ठंडे एरिया में आता है, वहां पर स्टॉर्म्स जनरेट हो रहे हैं। स्टॉर्म जनरेट होने का मतलब क्या है जी? क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर राइज हुआ है वहां पर, तभी स्टॉर्म्स बने हैं, नहीं तो एकदम काम रहता है ठंडे एरियाज में तो पानी ज्यादातर, ठीक है ना। तो ये एक और एग्जाम्पल ऐड हो गया क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस इतना सा ही है। एक तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में से जो एफपीआई इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन के चलते डब्ल्यूटीओ की जो मीटिंग होने वाली थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, वो पोस्टपोन करने की बात की जा रही है। मीटिंग होनी थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? एनगोजी ओकोंजो-इवेईरा, ठीक है। तो इन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा और देखो तो बाकी कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं। अब चलते हैं मैप जो हमारे बचे हुए हैं, मैपिंग को कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बासन चार आइलैंड से रिलेटेड। ये यहाँ पर लोकेटेड है, ये देखो है बासन चार आइलैंड,
और यहाँ पर है ये कोक्स बाजार। तो कोक्स बाजार से लेकर के और रोहिंग्यास को यहाँ पर रिलोकेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इन पे आप नज़र ज़रूर डाल लें, ठीक है। फिर इसके आगे थोड़ा सा नेटवर्क अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये रिवर्स का नेटवर्क है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो, गंगा जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसका नाम बन जाता है पद्मा। ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो नाम हो जाता है जमुना। पद्मा और जमुना दोनों मिलकर के फिर जाके मिल जाती है रिवर मेघना के साथ में, और इसका फिर फाइनल नाम बन जाता है मेघना, रिवर मेघना। और रिवर मेघना के नाम से फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र अल्टीमेटली जाकर के गिरती है किसमें? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं उनमें देख सकते हो, एक तो सैंडविप आइलैंड, ये भी बांग्लादेश का ही है, बासन चार भी आ गया और कॉक्स बाजार भी आ गया। तो नॉर्थ टू साउथ अगर लोकेशन करने की बात आए तो आप लगा सकते हो। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट में बासन चार है, फिर सैंडविप है और फिर कॉक्स बाजार है, दोनों तरीके से आप देख सकते हो। और ये है सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा एरिया, ठीक है, जिसमें से ज़्यादातर जो हिस्सा है वो तो देखो बांग्लादेश के पास में है और थोड़ा बहुत हिस्सा इंडिया के पास में है। ओके, ये हो गई यहाँ पे कोलकाता हुगली रिवर, जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, उस पर लोकेटेड है। फाइन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मैपिंग थी हमारी वो सोलोमन आइलैंड से रिलेटेड थी। अभी सोलोमन आइलैंड है यहाँ पर, देखो ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल साइड में, ठीक है, वहां पर लोकेटेड है ये सोलोमन आइलैंड। यहां पर हमने कल न्यूज़ देखी थी, ऑस्ट्रेलियन पुलिस जो है उन्होंने यहां पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, उसको लेकर के ये मुद्दा था हमारे सामने। बाकी इसमें आपको जरूर देखें ध्यान से, इधर देखो फिलीपींस है, ये इक्वेटर लाइन पास हो रही है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो इंडोनेशिया वाला एरिया आ गया यहाँ तक। फिर ये आ जाता है न्यू पपुआ गिनी, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है ही। और नीचे की तरफ अगर चलोगे तो यहाँ पर ये आ गया आपका न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सी है, ठीक है। और अभी जो T20 इंटरनेशनल खेला गया था अभी फाइनल मैच, ठीक है, वर्ल्ड कप का, वो किसके बीच था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसीलिए क्या बोला था? ट्रांस तस्मान राइवलरी, क्रिकेट के लिए इसीलिए बोला गया था, ठीक है। तो ऐसे में देखा जाए तो कहाँ पर लोकेटेड है सोलोमन आइलैंड? ये लोकेटेड है साउथ पैसिफिक में, क्योंकि इक्वेटर से नीचे आ गया ना, तो साउथ पैसिफिक बोलना कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। ओके, आगे ये कोरल सी है जहां पर ग्रेट बैरियर रीफ ही इसी वाले एरिया में लोकेटेड है, ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं इंडिया के मैप पे। इंडिया के मैप में अगर आप देखो तो यहां पर नीचे वाली ये जो गल्फ है दैट इज गल्फ ऑफ कैम्बे, और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अभी जो इंसिडेंट बताया है मैंने अभी शुरुआत में कि दो वेसल्स का कॉलिजन हो गया, एक तो मार्शल आइलैंड वो सोलोमन आइलैंड की तरफ ही लोकेटेड है, मार्शल आइलैंड, ठीक है, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। और एक शिप था यहाँ का हांगकांग का, इन दोनों के बीच में कॉलिजन की वजह से डैमेज हो गए वो शिप्स, है ना। तो इसकी वजह से जो फैटेलिटी तो वो अभी तक दिखी नहीं है, बाकी ये हमें ध्यान रखना था, वो हमने नोटिस कर ही लिया है। ओके, मैप पे आप एक बार ज़रूर नज़र डाल लो, मैं हल्के हल्के से ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, किस स्टेट की बाउंड्री किसके साथ है, कौन सी कैपिटल कहाँ पर लोकेटेड है, रेलेवेंट लोकेशन ज़रूर देख लो आप कि कहाँ पर नॉर्थ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, कौन कौन से स्टेट सेम लैटिट्यूड पे लोकेटेड हैं, कौन कौन से स्टेट सेम लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है। इस तरीके के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो आप कैपिटल वाइज भी देख लो। ओके, तो मैपिंग हमारी जितनी भी ड्यूज चल रही थी वो हमने कर ली है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।